अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से। कल हमने देखा कि जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई तो उसका भी महवर जो है वो हमें इकोनॉमी ही नज़र आई और उसमें इस किस्म के निकात शामिल थे जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों से निजात दिलाई जाए। अब ये किस तरह से मुमकिन हो पाएगा, कैसे हम सबसे बड़ी जो अंदरूनी तौर पर जो इस वक्त हालात हैं, महंगाई से किस तरह से निजात हासिल कर सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त। और फाइनेंस बिल के बाद, मिनी बजट के बाद जो है इस पर और भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो गए हैं और अवाम इस हवाले से खासी परेशान है। अब हम अपने इकोनॉमी को किस तरह से संभाला दे पाएंगे, किस हद तक इसमें हमें डुएबल चीज़ें नज़र आती हैं, ट्रेड बैलेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस हैं। जब हम ये बात करते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जाने की बात करते हैं तो क्या उसके लिए हम खुद भी प्रिपेयर्ड हैं, वहाँ पेनिट्रेशन के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की तैयारी होती है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं। फिर जिस तरह से पहले हमने देखा कि अलाइंसेस मुख्तलिफ थे, अब मुख्तलिफ ब्लॉक्स बन रहे हैं, लेकिन अब जियो पोलिटिकल से जियो इकोनॉमिक की तरफ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान भी इसी अप्रोच के तहत आगे बढ़ रहा है। इसमें हम किस हद तक कामयाब हो पाएंगे? क्या हम इस पॉलिसी के तनाजुर में अगर बात करें तो क्या हम भारत से भी ट्रेड कर पाएंगे? और चाइना और पाकिस्तान का ट्रेड वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, क्या उसमें भी इजाफा हो पाएगा? यूएस और चाइना के ताल्लुकात को किस तरह से हम बैलेंस कर पाएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर इस वक्त बात करने की भी ज़रूरत है और काम करने की भी ज़रूरत है। हम किस हद तक इस पर काम कर रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ, शहजाद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। और इसके अलावा बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय हम शामिल करेंगे। और इसके अलावा हमारे गेस्ट डॉक्टर सलमान शाह साहब जो हैं वो इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, एडवाइज़र टू सीएम पंजाब ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब से ही आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर सलमान साहब, सर मुझे ये बताइएगा, हम अपनी जो हमारी कौमी सलामती पॉलिसी है उसमें इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फोकस हमने रखा है और हम ये चाहते हैं कि इकोनॉमी को बेहतर किया जाए, कर्ज़ों से निजात हासिल की जाए, और लेकिन इसके बाद भी फिर हम आईएमएफ में भी जाने का सोच रहे हैं। ऑब्वियसली हम उस मामले में शामिल हैं। तो सर ये कब तक हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये इन सारी चीज़ों पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा और कुछ इसके नताइज आना शुरू हो जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है आपको के बड़े मुश्किल हालात में है इस जी। वक्त। और एक उसमें दो तीन बड़े अहम प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन जो प्रॉब्लम है वो पाकिस्तान के बैरूनी मुल्क कर्जे हैं जी। जो इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको सर्विस करना भी पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए मुमकिन नहीं है। उससे आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल हमें तकरीबन 15 अरब डॉलर जो हैं पुराने कर्जों को वापस करना है और उन पे सूद देना है, और की जगह पे हमें नए कर्जे लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारा अभी तक तजारती खसारा बहुत बड़ा है और हमारे जी। पास डॉलर्स नहीं है उस तरह से। सो नंबर वन तो ये इशू है। नंबर दो हमारा जो इशू है वो मैंने इंडिकेट किया कि तजारती खसारा। जी। तजारती खसारे की वजह से हमारा जो इम्पोर्ट्स ओरिएंटेड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बन चुकी है। हमारी इम्पोर्टेड इकोनॉमी है और एक्सपोर्ट्स हमारी उतनी नहीं है जितनी कि हमारी इम्पोर्ट्स को सपोर्ट कर सकें। और इवन हमारे बड़े हेल्दी रिमिटेंस रही हैं, फिर भी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है डॉलर्स की, यानी फुकदान, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि कितने डॉलर्स आपके पास नहीं है जी। तजारत करने के बाद, तो वो भी 8-10 अरब डॉलर के करीब वो भी खड़े हो जाते हैं। इधर से कर्जों की वापसी 15 अरब डॉलर वो खड़ी हो जाती है। तो उससे हमारी इकोनॉमी में एक आ जाता है डिपेंडेंस ऑन इंटरनेशनल फाइनेंस के ऊपर। अब इंटरनेशनल फाइनेंस का जो इस वक्त सेंटर है वो आईएमएफ है। आईएमएफ एक ऐसा अदारा है जिसकी सर्टिफिकेशन आपको चाहिए होती है। हर मुल्क को वो असेस करते हैं कि इसका क्या फाइनेंशियल रिस्क क्या है इकोनॉमी में, और उसकी बेसिस पे इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सेस आपको मिलता है। ठीक है। तो हमारा एक तो जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, ये जो मिनी बजट अभी पास हुआ है, ये इतनी इम्पोर्टेंट थी कि अगर ये ना पास होता तो हमें शदीद किस्म का नुकसान हो सकता था। और वो नुकसान ये था कि इमीडिएटली हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो गिर जानी थी।
इमीडिएटली हमारी कॉस्ट जो है वो फाइनेंसिंग की वो बहुत बढ़ जानी थी, हमारी ट्रेड जो है वो डिसरप्ट हो जानी थी और इकोनॉमी जो है वो एक डीप डाइव में चली जाती और अल्टीमेटली बैंकरप्सी वे पहुंच जाते। सो इसलिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी और शुक्र है अल्लाह का कि हमारी पार्लियामेंट ने इसको इंडोर्स किया और अप्रूव कर दिया। दूसरी चीज़ अब ये है कि हमारी जो इम्पोर्ट बिल है उसमें हमारी सबसे बड़ा जो एनर्जी है और हम तेल पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, तेल, गैस, कोला, ये सारी चीजें हमारी इम्पोर्टेड हैं और मुल्क के अंदर हमने बिजली का निज़ाम जो है वो भी इम्पोर्टेड बना लिया है। तो ना तो हमने डैमों के ऊपर ज्यादा कोई फोकस किया जो करना चाहिए था, जो हमारी एक स्ट्रेंथ थी। दूसरा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है, लेकिन उस पर भी किसी ने फोकस नहीं किया और नतीजा है कि हम अब एक इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। अब इस असना में आपने देखना है कि आपकी इकोनॉमी ये जो एक्सटर्नल हमारी वनरेबिलिटी है कर्जों की वजह से, बिकने मुल्क कर्जों की वजह से और ट्रेड की वजह से, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है। उसका एक जो तरीका है वो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अपने मुल्क की पैदावार को कंपेटिटिव बनाना, उसको बढ़ाना, उसकी कीमत कम कीमत में हम अच्छी चीज़ें बना सकें जो इंटरनेशनल मार्केट्स में मकबूलियत भी हासिल करें और वहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट्स हो सकें। तो वन चैलेंज तो ये है कि अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करें और उस डायरेक्शन में डालें जिसमें हम ग्लोबल मार्केट्स में जा सकें। हम दुनिया का छठा सबसे बड़ा मुल्क है, हमारी आबादी जो है वो बहुत यंग है, 60%, 25 साल से कम है। सो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बड़ी हैं। हमारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है सेंट्रल एशिया में और साउथ एशिया में बड़ी कलीदी रोल रखती है और मिडल ईस्ट भी उस जोन में आता है। तो आज के अब ये अफगानिस्तान का जो 40 साल की जंग थी वो ख़त्म हुई है। अब हमारी पूरी कोशिश है कि ये खिता जो है जंग के बजाय ये अमन की तरफ आए और इकोनॉमिक इसकी अंडरपिनिंग हो। और अफगानिस्तान जो है ये भी एक, इसको अमेरिकन कहते हैं हार्ट ऑफ एशिया, कि ये हार्ट ऑफ एशिया जो है जंग के बजाय ये इकोनॉमिक्स के लिए इस्तेमाल हो और इसमें जो कनेक्टिविटी है इसके जरिए सेंट्रल एशिया की और दूसरे ममालिक के साथ उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया जाए। ठीक है। और अफगानिस्तान की अपनी जो मादनियात की दौलत है उसको मार्केट्स में लाया जाए और अफगानिस्तान को डेवलप किया जाए और उसकी गुर्बत को भी दूर किया जाए ताकि वो स्टेबल हो। सो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा बनती जा रही हैं। दूसरी तरफ हमारे साथ कश्मीर का जो हमारा है इशू इंडिया के साथ, वो टेरिटरी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उसको प्लेबिसाइट कमिट किया हुआ है दुनिया ने कि वहाँ पे प्लेबिसाइट होना चाहिए और वो डिसाइड करें कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। ठीक है। वो भी हमारी इस नेशनल सिक्योरिटी का एक किस्म का पॉलिसी का हिस्सा है। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं ये चाहती हूँ कि इस पे रहनुमाई के जिस तरह से इस वक्त शोर शराबा हो रहा है और अपोजिशन भी बहुत ज़्यादा इस बात पे फोकस कर रही है कि एक महंगाई का तूफान आने वाला है और इस बिल के पास होने के बाद जो है वो आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, जबकि वज़ीर ख़जाना साहब ये फरमाते हैं कि आम आदमी पर इसका जो बोझ है वो सिर्फ 2 अरब रुपये है और अशराफिया पर 71 अरब रुपये की उन्होंने बात किया कि हम उन चीज़ों पर टैक्स लगा रहे हैं। लेकिन क्या आप हमें ये बता पाएंगे कि ये इनडायरेक्ट जो टैक्सेशन होती है इसका अल्टीमेटली बोझ तो अवाम के ऊपर ही सर पड़ता है। अब ये इस वक्त जो टेंशन है लोगों में, अवाम में, ये क्या सही है, दुरुस्त है? अब जिस तरह से अद्वियात के हवाले से बताया जा रहा है कि 45% उनकी कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, इस तरह से दीगर चीज़ें भी जो है वो महंगी होने जा रही हैं, अब ये बताया जा रहा है, आप ज़रा इसको क्लियर कर दीजिएगा। देखें, एक चीज़ तो है कि जो भी चीज़ इम्पोर्टेड है और वो इस वक्त दुनिया में आपको पता है कि इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा रही है क्योंकि जो सप्लाई चेन्स हैं वो डिसरप्टेड है।
जी। अभी आज ही अमेरिका की इन्फ्लेशन नंबर आया है कि वो 1982 के बाद सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन 2022 में वहां पे आ रही है और 7% से एक्सीड कर गई है। उसका वजह ये है कि एक तो ऑयल प्राइसेस जो हैं वो दुगनी हो चुकी हैं, दूसरी ये है कि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम जो है वो खासा डिसरप्टेड है और उसकी वजह से ट्रेड करना मुश्किल है। जो प्रोडक्शन है वो बड़ी डिसरप्टेड है, उसकी वजह से शॉर्टेजेस हैं। तो ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है और जो चीज़ हम इंपोर्ट करेंगे वो तो हमें एक्सपेंसिव ही पड़ेगी। लेकिन इसमें जो बिल है इसमें आई थिंक ये एक किस्म की मसनूई जंग थी जिसमें ऑपोजिशन ने इतना शोर मचाया और उसका सिंपल रीज़न है कि अगर चलें हम मान भी लेते हैं कि लेट्स से कि ये 70 अरब या 100 अरब डॉलर के टैक्सेस में इजाफा होगा, बाकी सारे रिफंड होंगे, वो तो कहा है वजीर खजाना ने। जी। अगर ये हम 60 से 100 अरब तक जो चीज़ें हैं इनको अगर आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी इकोनॉमी की जो प्रोडक्शन है जिसके ऊपर ये टैक्स लग रहा है वो 60,000 अरब है। 60,000 अरब पे 60 अरब वो 0.001% भी नहीं बनता इस सारे इकोनॉमी का। सो इसकी वजह से तूफान तो कभी नहीं आ सकता। एक ठीक आध है। चीज कुछ इजाफा हो जाए तो हो जाए, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी पे इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट नहीं है। ये ज्यादातर डॉक्यूमेंट्री इफेक्ट है और ये डॉक्यूमेंटेशन का ये आज पहली बार नहीं है। ये पिछले 21 प्रोग्राम्स IMF के हुए हैं पाकिस्तान में और कम से कम पिछले 10 प्रोग्राम्स में तो इसका जिक्र है कि ये हम करेंगे, लेकिन कर नहीं पाते। सो अब ये पार्लियामेंट से इंडोर्स किया गया है तो ये शो करता है हमारी कमिटमेंट, दुनिया को पाकिस्तान की कमिटमेंट कि हम अपने रिफॉर्म्स करेंगे। और ये सेल्स टैक्स की एक किस्म की रिफॉर्म है कि इसके साथ डॉक्यूमेंटेशन होगी और डॉक्यूमेंटेशन की वजह से हमें जो रेवेन्यूज आएंगे वो अलग हैं, जो रिटर्न्स करने हैं वो अलग हैं, जो एडजस्टमेंट्स करनी है वो हमें पता लगेगा और हमें पता लगेगा कि कौन लोग टैक्स देते हैं या कौन लोग नहीं देते। ठीक है। इसमें टैक्स नेट को भी इजाफा होगा और 21वीं सदी में अगर हमने जाना है तो हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत से बिजनेस के लोग समझते हैं कि इसकी वजह से उनको नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ट्रस्ट होना चाहिए कि ये जो है टेक्नोलॉजी सही इस्तेमाल होगी, जो ये निज़ाम है पूरी दुनिया में चलता है और यहाँ पे कोई इसमें अजूबा नहीं होगा काम। हाँ कि जो हमारे इदारे हैं FBR है वो उसमें भी रिफॉर्म खासी ज़्यादा कर रही है। ये गवर्नमेंट वहाँ टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ताकि इंटरेक्शन जो है टैक्स का और कलेक्टर का वो कम से कम हो और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं एक किस्म की इंटरेक्शन की वजह से वो मिनिमाइज हो जाएंगी। सो आई थिंक कि अब ये सिचुएशन है कि हमने एक किस्म की स्टेबिलिटी का पहला कदम तो उठा लिया। अब दूसरा कदम ये है कि अब हमने रिफॉर्म्स करनी है। अब अगले 2 साल जो रिफॉर्म्स चाहिए इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करनी है, NOC खत्म करना है ताकि हमारी जो इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स हैं वो तेजी से डेवलप करें और हम कमा सकें, डॉलर्स कमा सकें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हो ताकि हमारी एक्सटर्नल वनरेबिलिटीज जिसे कहते हैं वो कम हो और वो कम होती हैं तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी उजागर होती है। दूसरी बात यह है कि जब आपकी वेल्थ जनरेट होगी तो आप अपने सिक्योरिटी में मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं आप। ओके, ये बहुत अहम नुक्ता है सर जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि फिर ही हम अपनी सिक्योरिटी को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब इस वक्त हमारे साथ। शहजाद मैं आपकी तरफ आऊंगी, आपको मेनली क्या चैलेंजेस नजर आ रहे हैं इस वक्त और जो कोशिश की जा रही है? उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टेप तो समझें कि हमने वो अचीव कर लिया है, अब हमें रिफॉर्म्स करनी है।
देखें, डॉक्टर सलमान शाह साहब ने बड़ी तफसील से बताया और उनकी इस जवाब के बाद कुछ ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं रहती बात करने की, लेकिन अभी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में उन्होंने जो ये डेट क्राइसिस है या वल्नरेबिलिटीज़ है इसको उन्होंने डिस्कस किया और पाकिस्तान के बारे में जैसे उन्होंने बताया कि सबसे वन ऑफ द टॉप क्राइसिस इन पाकिस्तान या चैलेंजेस इन पाकिस्तान की जो इकोनॉमी को, जो डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे। मेरा पॉइंट ये है, डॉक्टर साहब हैं नहीं वरना मैं ज़रूर ये सवाल करता कि हमने इस माली साल के पहले 6 महीनों में तकरीबन 3.5 से 4 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया, लेकिन ये वही टाइम है कि जब हमें 3 अरब डॉलर जो है डिपॉजिट हुए चाइना से, 2 अरब डॉलर आपको मिले IMF से और 1 अरब डॉलर जो है वो आपने हासिल किया सऊदी अरब से। माय पॉइंट है कि उसके बावजूद इस वक्त जो स्टेट बैंक ने अपने जो असासे स्टेट बैंक ने जो डॉलर रिजर्व अपने पास अपना रखा है वो तकरीबन 17.4 या 5 अरब डॉलर के करीब है। अब माय पॉइंट इसके एक तो जब हमने कर्जा इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में वापस नहीं किया तो हमारे रिजर्व अल्टीमेटली बढ़ने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि हमारे इंपोर्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा है हमारे एक्सटर्नल अकाउंट पे, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया। अब इशू ये कि हमने तकरीबन 8.5 अरब डॉलर पे करना है जून तक और 8.5 अरब डॉलर पे करने का मतलब है कि आपको ये एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए इस साल भी, इससे अगले साल भी। तो ये सबसे बड़ा आपका मसला है कि वो पैसे आप किधर से लाएंगे। आपने बात तो वो कर दी, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी रेमिटेंसेस बहुत अच्छी जा रही हैं यकीनन, लेकिन आपकी जो इंपोर्ट हैं इस वक्त ख़ास तौर पे जो पिछले 1 साल के दौरान बढ़ी हैं, जिसमें हम हमारी एग्री प्रोडक्ट्स भी हैं, हमारी कोविड वैक्सीन भी है और इसके अलावा मशीनरी हमने इंपोर्ट की और सबसे बड़ा जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ऑयल जो कीमतों में इजाफा हुआ जिसकी वजह से हमें वो बहुत हैवी मकदार में जो है वो इंपोर्ट करना पड़ा। तो अब ये सारी चीज़ें मिल के आपकी रेमिटेंसेस पे दबाव डालती हैं। कोई फ़ायदा नहीं, पाकिस्तानी हमारे भेजते हैं यहाँ पे लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं होता। ठीक है। एक टाइम था जब कमोडिटी प्राइसेस नीचे थी तो हमने देखा कि करंट अकाउंट जो हमारा डेफिसिट है वो बहुत नीचे आ गया था, बल्कि हम उसमें प्लस में जा रहा था क्योंकि हमारी इंपोर्ट इतनी नहीं थी, एक्सपोर्ट अगरचे कम थी लेकिन रेमिटेंसेस या FDI जो है उसको कवर कर रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि आपकी इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी उस तरीके से नहीं आ रही है, आपने डेट सर्विसिंग आपने करनी है, 8.6 अरब डॉलर आपने वापस करना है। तो ये बड़ा एक थ्रेट है आपके लिए। और ये जो डेट ट्रैप है जिसको कहा जाता है कि खाली एक मुल्क से या एक इदारे से आपने उधार नहीं लिया हुआ, आपके मल्टीलैटरल लोन्स हैं, आपके बायलैटरल लोन्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिए हैं जिनको सबको आपने वापस करना है। सो जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, उसका एक बुनियादी नुक्ता ये है कि आपने इन तमाम लेंडर्स से अपने आप को निकालना है। कहीं अब जो बात हो रही है कि IMF जो है वो हमें डिक्टेट कर रहा है, क्रिटिसिज्म हो रहा है। सो जब हम इससे निकलेंगे तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी, यकीनन प्रेशर है और ये IMF हमेशा का। होता है, ये 30-35 साल में और आप यकीनन प्रेशर ये पैकेज बिल्कुल ले रहे हैं और Exactly. हमेशा ये होता है, प्रेशर ये होता है। तनकीद और होती है। अगर मतलब अगर ये प्रेशर ना हो तो आप कैसे वो कर सकते हैं। उसी सूरत में मुमकिन है कि जब आपकी मईशत मजबूत होगी, लेकिन मेरे ख्याल में अगले आने वाले 2 या 3 साल बड़े टफ हैं आपके लिए। और आप ये भी देखें कि 1.5 साल बाद हम एक इलेक्शन मोड में चले जाएंगे, उस वक्त ये लाइबिलिटीज़ क्या होंगी, गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। सो मेरे ख्याल में इन चीज़ों पर यकीनन गौर करना पड़ेगा आज से। ठीक है बैरिस्टर साहब, चैलेंजेस जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं और जिस तरह से शहजाद बात कर रहे हैं काफ़ी खौफनाक सी सिचुएशन है। अगले 2-3 साल के हवाले से कह रहे हैं कि मज़ीद हमें बड़े मुश्किल गुजारने पड़ेंगे, लेकिन आवाम का क्या बनेगा? आवाम तो महंगाई की वजह से परेशान है, फाइनेंस बिल के बाद भी बहुत सारी चमगोइयाँ हो रही हैं और लोगों में परेशानी है। आज मुजम्मिल असलम साहब की ट्वीट आपने भी देखी होगी, उन्होंने कहा कि कोई बहुत ज़्यादा उसमें इजाफा नहीं हुआ है। तो क्या लगता है आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, कि क्या हल है इसका, किस तरह से निकल सकते हैं हम इस डेट से? पहली तो बात ये जी कि इस पे बड़ी तफसीली जो बात है वो सलमान शाह साहब ने भी की और शहजाद साहब ने भी इसको बड़ा जो उसकी टेक्निकल साइड है उसको एक्सप्लेन किया। मैं कोशिश करूंगा कि रिप्रेजेंट करने की कि मैं एक आम आदमी जो है वो क्या सोचता है और जो गवर्नमेंट की पॉसिबल जस्टिफिकेशन हो सकती है। देखिए जी, आम आदमी को इस चीज से कंसर्न नहीं है कि जो नाइसिटीज ऑफ लॉ क्या है, ट्रेड डेफिसिट क्या है, बजट्स क्या है, ये सब चीजें क्या है। उसको ये है कि उसको 2 वक्त की रोटी, तेल, पानी, बिजली जो है वो किस
दाम किस भाव पर बिक रही है। और अगर आप उसको ये रेटरिक सेल करेंगे कि ये जी गवर्नमेंट के पास बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, इट हैज टू कम आउट ऑफ इट, और फिर 5 6 7 साल, तो शायद उसकी समझ से ये चीज बालातर हो। बिल्कुल सही। गवर्नमेंट की जो बड़ी मजबूरी है, जो कि हम सबको समझनी है, वो ये है कि हम मकरूज हैं, हम बेसिकली कर्जों के ऊपर चल रहे हैं, और जो उसकी जो सबसे प्राइम मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे सर्कुलर डेट की है, जो हमारे आईपीपी के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हमारी साबका गवर्नमेंट्स ने, और वो भी रुपीज में नहीं डॉलर्स में साइन किए हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट आपके सामने आया हो रहा है। अब इस टाइम गवर्नमेंट ने जो एक अभी मिनी बजट पास करके अभी रिसेंटली थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट किया है, उसमें जो चीज नजर आ रही है वो ये है कि तमाम प्रोसेस जो है उसको शफाफ बनाने की कोशिश की जा रही है, टैक्सेशन को ज्यादा करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ पहले होता था कि बिजली चोरी को तो हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम बिजली महंगी कर देते। सो इसी तरह अगर आप इंटरनेशनल प्लेन पर देखें तो प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ जो है दैट डज नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान। ऑफ कोर्स दे वांट टू हेल्प पाकिस्तान, बट एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस रखी हैं, जिसमें सेल्स टैक्स को बढ़ाया है, हर चीज जो है उसको विद इन द टैक्सेशन सिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कदम नहीं वो समझते कि उठाना चाहिए जिसमें डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी ना हो। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ बड़े से बड़ा बिजनेसमैन जो है उसकी कंसिडरेशन एक होती है कि जी मेरी जो इकोनॉमी है कोशिश करें ट्रेसेबल कितनी और कम से कम ट्रेसेबल हो, और मैं कैश और इन चीजों में अपनी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस करूं। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए यही चीज जो है ऑन द लार्जर लेवल रिफ्लेक्ट होती है। अब आईएमएफ की सारी जो कंडीशंस हैं, अगर आप उनको गौर से देखें, जिस तरह शाह साहब बता रहे थे, उन कंडीशंस में ऑफ कोर्स टैक्सेशन और इस सारी चीजें उसकी सख्ती तो है, लेकिन अंडरलाइंग फैक्टर जो है वो सिंपली एक है कि आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो, आपकी इकोनॉमी हमें नजर आए कि जो कुछ आप हमें कहते हैं वो वहां पर लग रहा है। मसलन साबका द्वार में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से स्कूलों के लिए पैसे आए, पता नहीं कहां लग गए जाके। साबका द्वार में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से बहुत कामों के लिए पैसे आए, स्पेसिफिक एनजीओस के लिए आए, वो कहीं और तरफ लग गए। अब उनको ये ट्रस्ट नहीं है। व्हेन दे वांट टू इन्वेस्ट, व्हेन दे वांट टू लेट आउट और लेंड टू यू, दे वांट कि वो उस जगह पर पैसा लगे। उसका तरीका सिर्फ एक ही है कि आप इकोनॉमी को कितना ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर करें, और वो ये कहते हैं कि सब्सिडीज ऐसे ममालिक में कैसे पॉसिबल हैं जहां पर आप एक तो मकरूज है और दूसरा आपका जो स्टाइल ऑफ रिकवरी है फ्रॉम योर पब्लिक वो इतना वीक है। एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप कहते हैं जी हमने सब्सिडीज भी देनी है, ऑयल पर भी सब्सिडी देनी है, हमने बिजली पर भी देनी है। दे वांट टू रिमूव ऑल ऑफ दैट, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इस वक्त फुल थ्रॉटल पर जाकर आपको वही प्राइसेस ऑलमोस्ट आगे कन्वे कर रही है जो कि एक्चुअली उन तक आ रही हैं, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है कि हर चीज महंगी हो रही है। सो ये अगर इसका एक बिल्कुल आप समझे बर्ड्स आई व्यू एक आम आदमी की जुबान में करें तो वो ये है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ कसूर नहीं है। अवाम बेचारी पिछले 60 साल से पिस रही है, और गवर्नमेंट भी बेचारी एक सर्टेन पोजीशन से बियॉन्ड नहीं जा सकती। एक आर्टिफिशियली क्रिएट जैसे किया जाता था पिछली गवर्नमेंट्स में इकोनॉमी को, जिसको हम कहते हैं इसाक डार साहब और ये सब तमाम लोग इसके मास्टर्स, बट वो स्मॉल गेन्स थे। जो प्रॉपर गेन्स हैं उनके लिए फिर आपको बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे और वो बहुत ज़रूरी है। मुख्तसरन अगर मुझे एक्सपोर्ट्स के हवाले से थोड़ा सा बता दें कि वो उसमें कैसे इजाफा किया जा सकता है। हम जैसे डॉक्टर सलमान साहब ने भी कहा कि हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इस सारे सिनेरियो में या इस पॉलिसी के तनाजुर में भी हमें एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है, उसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए क्या ऑप्शन नज़र आ रही है? देखें, एक्सपोर्ट्स तो इसी सूरत में बढ़ाई जा सकती हैं कि एक्सपोर्ट्स का बढ़ना कोई इतना इशू नहीं है। असल चीज़ ये है कि आपको कितनी कीमत पर या कितनी लागत आ रही है आपकी प्रोडक्ट की, जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स हैं जो बिक रही हैं। हम कोई आइसोलेशन में ही नहीं रह रहे, हमारा कंपटीशन है चाइना के साथ सबसे बड़ा, इंडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, बाकी दीगर जो हमारे कैटेगरी के ममालिक हैं उनके साथ। सो पॉइंट इज़ नॉट कि आप कितनी चीज़ें भेज रहे हैं, असल चीज़ ये है कि जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको कितनी लागत यहाँ पर आ रही है, उसको फैसिलिटीज़ क्या हैं, सो क्या उसका मार्जिन है, क्या वो कम्पीट कर सकता है। हमें जीएसपी प्लस स्टेटस वहाँ पे मिला हुआ है यूरोपियन मार्केट में, जिस पे हमारी ड्यूटीज़ की मद में बहुत हमारी उस पर छूट है। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि हम जाके चाइनीज़ प्रोडक्ट को जो है वो कम्पीट कर सकते हैं, बांग्लादेश को कर सकते हैं? इसके लिए शहजाद कुछ काम तो किया जा सकता है ना। हमारा अपना होमवर्क और ट्रेनिंग भी हमारे लोगों की इतनी नहीं है, हम ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, हम उसमें काफ़ी पीछे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। ये तो अगला स्टेप हो गया ना जी, ये अगला स्टेप हो गया कि आपने ब्रांडिंग कैसे करनी है, उसमें उसके प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट करनी है, किन मार्केट्स को टैप करना है, क्या चीज़ भेजनी है। लेकिन ऐसा चीज़ ये है कि हमारे जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं
वो पहले तो ये बात करते थे कि जी यहाँ पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लोड शेडिंग है, जिसकी वजह से हमारी सनतें नहीं चल रही। एनर्जी कितना क्राइसिस होता था कि जी बिल्कुल। कितने सनतों का पहिया जाम हो गया, जितनी छोटी छोटी सनतें हैं पंजाब भर में, बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, कितना बांग्लादेश हुआ? शिफ्ट हो गए, उधर चले गए, सिक्योरिटी का इशू था। अब प्रॉब्लम ये है कि बिजली भी है, गैस भी, उसमें का प्रॉब्लम है, लेकिन मिल रही है किसी न किसी हद तक। अब बात यह है कि हम यहाँ पे किस तरीके से उनको क्या ऐसे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्ट की वैल्यू एक तो अच्छी है और उस पर लागत कम आ रही है, ताकि हम कम्पीट कर रहे हैं, ठीक ताकि है। हमारे ऑर्डर्स बढ़ रहे हैं, मार्केट दुनिया खरीदने के लिए आ रही है। ये सबसे अहम मसला है इस वक्त कि हम जो है वो कंपेटिटिव मार्केट में जब भी जाते हैं वहाँ पे हम रह जाते हैं। तो वो एक चीज़ जो है मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है, उस पे काम करने की ज़रूरत है। अब इस सेगमेंट के लिए वक्त खत्म हो रहा है, लास्ट कमेंट अगर कर दीजिएगा बैरिस्टर साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। हमें इंटरनेशनली जो है एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, उस पर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ लेबर है लेकिन उस लेवल की नहीं है या लोगों की ट्रेनिंग नहीं है, उस पर भी हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा। फिर ब्रांडिंग के लिए काम करना पड़ेगा। फिर हमारे अपने मुल्क में तकरीबन हर साल जो है वो बहुत सारे लोग होते हैं, लाखों की तादाद में, तकरीबन 20 लाख लोगों के हवाले से बताया जाता है कि जो खुद नौकरी की तलाश में होते हैं, उनको भी हमने कंपनसेट करना है, कहीं अकोमोडेट करना है। मसाइल तो बहुत ज्यादा है सर। ऑफ कोर्स जी, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेप है वो हमेशा कड़वा घूंटी होता है। आपको इस सारे शिकंजे से निकलने के लिए इन चीजों को इन देयर ट्रू स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जिसका पहला आगाज आई थिंक हो चुका है कि आपके मिनी बजट आया जो भी है, जिसको बहुत आई थिंक कड़वा घूंट है। लेकिन जो आगे जाने बात एक्सपोर्ट्स की है, एक्सपोर्ट्स के साथ जितनी उसमें इंक्रीज आएगी वो तो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अब गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, गवर्नमेंट को कोशिश करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को वन वे और दी अदर प्रमोट करें। अगर वो नहीं करेंगे तो इवेंचुअली तो फिर पाकिस्तान ऑलरेडी आपके सामने ही है, जो हमारा उसका नतीजा 70 साल का। ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। अपने अगले सेगमेंट की तरफ हम हैं नाज़रीन। हमने देखा कि जब फाइनेंस बिल पास हुआ तो अपोजिशन जो है वो एक मरतबा फिर हमें नाकाम नज़र आई। जो एक नंबर होना चाहिए था उस नंबर से भी लोग कम थे। 6 पीपल्स पार्टी की कम थे, 6 दूसरी तरफ से कम थे। वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, या संजीदगी नहीं थी या फिर कोई इत्तेफाक राय नहीं था और उसमें उनको नाकामी देखनी पड़ी। जो तरमीम थी वो भी उसको मंजूर नहीं करवा पाए। अब इसके बाद जब अदम एतमाद की बात हो रही है तो क्या उस पर अपोजिशन इकट्ठी हो पाएगी? महंगाई का एक राग तो अलापा जाता रहा, वो भी बहुत बाद में जाकर महंगाई की बात हुई, पहले अपने अपने मफादात की जलसे जुलूस में बात हो रही थी। लेकिन अब उससे भी जो है वो बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा कि उनका ये जो नैरेटिव भी है ये बिल्ड हो पाया, ये लोगों ने इसको बाय किया है। अब सिचुएशन क्या है? वो अपोजिशन जो एक बिल नहीं रोक पाई, क्या वो अदम एतमाद ला पाएगी? इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा? ओवरऑल अब आने वाले दिनों में क्या वाकई टफ टाइम दे पाएंगे हुकूमत को? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो भी तारीख दे रही है एहतजाज की, और बाकी अपोजिशन जो है वो भी मार्च में मार्च करने की बात कर रही है। आगे होने क्या जा रहा है आने वाले दिनों में शहजाद? देखें, ये तो अब ऐसी सूरत हाल है कि मेरे ख्याल में जो अपोजिशन की तरफ से हुकूमत को टफ टाइम मिलना था वो फेज़ गुजर गया। जितना अपोजिशन उस पर तरीके से पीडीएम बना था और उसके बाद सारा मामला एक चला, बीच में कुछ खबरें भी ऐसी आईं कि प्रॉब्लम हो रहा है, विद इन द रैंक्स हो रहा है, क्या हो रहा है। सो वो स्टेज तो गुजर गई। अभी भी मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उन्होंने साफ कहा है कि जी हम पीडीएम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब पीडीएम का हिस्सा जब नहीं बनेंगे तो पीपल्स पार्टी के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते कि वक्त से पहले हुकूमत को आपने फारिग करना है। या आपने आजमा के देख लिया हो गया, मौलाना फजलुर रहमान डिस्पाइट हिज मैन पावर इन द मदरसास वो नहीं वो काम कर सके। अब जो मसला मेरे ख्याल में है, अपोजिशन भी उस स्टेज पे आ गई है जो PMLN, मतलब ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ, जो बात करती थी कि इस वक्त हम हुकूमत को अगर ना भी गिराएं तो मसला नहीं है। क्योंकि अपोजिशन का ये कहना है कि सूरत हाल, मुआशी सूरत हाल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो इतनी टफ है, सख्त है कि हुकूमत सख्त फैसले करती जाएगी, अवाम के अंदर हुकूमत की मकबूलियत का ग्राफ गिरता जाएगा और हम बासानी जो है अगले इंतखाबात में आ जाएंगे बगैर किसी किस्म का कोई हिल हुज्जत की। और जिसका मिसाल वो देते हैं कि जो भी लोकल बॉडीज इलेक्शन KP में हुए।
असल ख़तरा इस वक्त जो हुकूमत को है मेरे ख्याल में वो अपने रैंक्स को इंटैक्ट रखना है। कल भी हमने देखा कि केपी से एक रुकने कौमी असम्बली ने तकरीर की खड़े होकर ऐवान में, और उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की, और जिसका और कुछ एक दिन पहले परवेज़ खटक साहब के हवाले से भी जो खबरें चली, उन्होंने इस बात की तरदीद की उन्होंने। लेकिन ये तो फैक्ट है कि हम क्राइसिस में हैं, ये भी फैक्ट है कि गैस का बहरान है, ये भी फैक्ट है कि नए कनेक्शंस नहीं मिल पा रहे उस तरीके से। और गैस का कनेक्शन जो है ये एक बहुत बड़ी, एक आप कह लीजिए कि हमारी पाकिस्तान की सियासत में जो है ना एक टूल होता है कि आपने कैसे लोगों के दिल जीतने हैं। गैस का हसूल जो एक बहुत बड़ा एक समझा जाता है, अगर आप ओवरऑल ख़ास तौर पे रूरल जो है सियासत को देखें तो पंजोता साहब मेरे से बेहतर इस पे बता सकते हैं। सो मेरे ख्याल में इस वक्त जो चैलेंज है, एक तो जो रियासत और मईशत और हमारे मुल्क को जो चैलेंज है, लेकिन हुकूमत को जो इस वक्त मेरे ख्याल में सियासी चैलेंज है वो उसके विद इन द रैंक्स में, यानी कि कैसे उसने अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना है और साथ साथ इत्तेहादियों को भी बिलमुतमईन करके उसी तरीके से लेके चलना है। ये बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यकीनन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकबूलियत का ग्राफ गिरता है तो जो लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैठे हैं, ऐसे लोग हैं कि जो इंडिपेंडेंट लड़े थे इधर आ गए, या जिनकी वफादारी उस तरीके से साथ नहीं हो सकती, सो वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि वो किसी ऐसी पार्टी के साथ जाएं जिसके चांसेस ज्यादा हों। सो ये हर दफा होता है, कोई अनोखी बात नहीं है। सो मेरे ख्याल में जो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मतलब लिंचपिन हैं, उनको मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर तौर पे वो जानते हैं, समझते हैं कि कैसे जमात को आगे लेके इलेक्शन तक जाना है। ठीक है बैरिस्टर साहब, जो मईशत के हालात हैं या जो शोर इस वक्त अपोजिशन की तरफ से भी है, क्या अगर ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, अगली हुकूमत जो भी आए वो ख़त्म कर पाएगी इन चीज़ों को, वो कंट्रोल कर पाएगी, महंगाई को कंट्रोल कर लेगी, हमारे कर्ज़ों को जो है वो IMF में नहीं जाएगी, इस सारी चीज़ को, इस सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के काबिल होगी? दूसरा एक अहम सवाल ये है कि क्या आप सियासी शहादत देंगे PTI को कि वक्त अब कम था, जाहिर है कि वो कहेंगे अगर इस किस्म की हालात कुछ बनते हैं, अगर बनते हैं तो कि जी हमें तो साइड पे कर दिया गया, हम तो काम करने वाले थे। सूट करता है हुकूमत को ये अपोजिशन को अदम एतमाद वाला जो नारा है? देखिए, और ऑपोजिशन जो मर्जी कर ले, जो ऑपोजिशन का पास्ट है, जो पास्ट कॉन्डक्ट है और जो पास्ट रिजल्ट सक्सेस रेट है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज सक्सीड करेगी। अब पाकिस्तान की डायनामिक्स में स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज और जो पॉलिटिशियंस हैं वो इतना अपनी पार्टी से पूछ के वोट नहीं करते जितना अपने अच्छे दोस्तों से पूछ के वोट करते हैं। तो अगर तो उनके दोस्तों ने उनका साथ ना दिया या उनको समझाया कि ऐसे नहीं ऐसे करें, तो उसमें ऑफ कोर्स बड़ा फर्क पड़ जाएगा आपके उस दिन वोटिंग में। तो वोटिंग प्रोसेस जो पाकिस्तान का इन वोटिंग चीजों में रहा हुआ है पिछले कुछ महीनों में और सालों में, अगर तो वो कैरी ऑन करा तो गवर्नमेंट सक्सीड कर जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दिस डज नॉट मीन कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो ये समझे कि जी ये हमें ब्लैंकेट पास मिला हुआ है या हमारे साथ सारी एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी सपोर्ट है, हम जो चाहे कर लें। अगर तो डिलीवर नहीं करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारी कुव्वतों का भी मुश्किल हो जाएगा आपको सपोर्ट करना। ठीक है जी, इवेंचुअली फिर आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगा। आप किसी आदमी को एक दफा 10, अगर आप मसलन एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जब भी पिछला बिल पास हुआ है उसके एक रात पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब ने खाना किया जिसपे 30 MNAs नहीं गए, लेकिन अगले दिन उन्होंने वोट किया है। तो इससे उनको ये समझना चाहिए कि हो सकता है कि उनके कुछ मोहब्बत करने वालों के कहने पर वो वोट कर रहे हों, लेकिन जो उनकी एक्चुअल पॉपुलैरिटी है वो डाउन जा रही है, जिसका जो रिजल्ट था वो एक रात पहले खाने पे मिला है। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा उसके ऊपर एम्फेसिस लाना पड़ेगा। सिंपली इस टाइम पर अगर आप कहें जी गवर्नमेंट चलेगी और हमें शहादत हो जाएगी, तो ये इतना सिंपल अब नहीं रह गया हुआ। पीपल विल जज यू। लोग बहुत ज्यादा पाकिस्तान के सियाने हैं, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी हैं, टीवी पर भी बैठ के देखते हैं। उनसे आप ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी जो पुराना हमारा स्टाइल था कि इलेक्शन के नजदीक आकर लड़ाई करो और सियासी शहादत ले लो, ऐसा नहीं होगा। ऑपोजिशन भी आई बिलीव कि एट दिस पॉइंट इन टाइम मुझे तो नहीं लग रहा कि सक्सीड कर पाएगी, और ना ही उनको ये मोशन मूव करना चाहिए, क्योंकि अगर वो ये मोशन मूव करते हैं नो कॉन्फिडेंस एंड इट डज नॉट सक्सीड, तो एक आम तासुर इंप्रेशन ये आता है कि गवर्नमेंट हैज बिकम वेरी पावरफुल और गवर्नमेंट इज ऑल पावरफुल। आप क्यों टेस्ट करते हैं चीज इस टाइम पर व्हेन यू नो कि इट इज नॉट गोइंग टू सक्सीड फॉर रीजंस नोन टू यू बेस्ट? आप क्यों ये चीज बार बार टेस्ट करना चाहते हैं कि आज मान जाए, आज मान जाए? इस तरह नहीं मानना उन्होंने, अभी टाइम ले, थोड़ा सा इंतजार करें, आपको वक्त आएगा कभी ना कभी।
ठीक है शहजाद, फिर अब्बासी साहब कल एक बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि टेलीफोन कॉल्स पर जो है ये बिल पास करवाया गया है, लेकिन जब अदम एतमाद की तहरीक आएगी, हर हुकूमत ख़त्म होगी, तो उसके बाद फिर ये कॉल्स पर काम नहीं होगा, लोग वोटिंग करेंगे, लोग एतमाद का वोट हमें देंगे तो हम हुकूमत में आ सकते हैं। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि जो एक खबर आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है उसमें भी इस पर कोई लाया अमल तय किया जा रहा है और नवाज शरीफ साहब ने भी कोई सिग्नल्स दे दिए हैं, तो इस पे क्या समझा जाए? अब मरीम नवाज भी एकदम से उन्होंने भी टर्न लिया है, वो भी अदब एतमाद की बात कर रही हैं, क्या मैसेज है इसमें? फिर फ़ोन कॉल, नो फ़ोन कॉल, ये तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और मैं ख़ास तौर पे बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है बासी साहब, मैं तो ये बात करता हूँ कि जी या तो ये कि आप बात ना किया करें, तो आप या तो बात करनी है तो सबूत के साथ, फैक्ट्स के साथ, और अगर आप में इतना दम है, वाकई आप इतने बड़े चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो खुल के सामने बात करें आके, फिर बताएं किसने फ़ोन कॉल की है, क्यों की है, कैसे की है, क्या किया है, फिर तो ये बात है ना सीधी सीधी। यानी कि अगर आप ढके छुपे और इशारों कनाइयों में बात कर रहे हैं, सो क्या मतलब अपने माजी से आप लोग डरते हैं? मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती। दूसरी बात, अगर आप तारीख देखें पाकिस्तान की, स्टार्टिंग फ्रॉम जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तो PNA की तहरीक शुरू हुई, उसमें को उस तरीके से कामयाबी नहीं मिली, कुछ और वहाँ पे हो गया, भुट्टो साहब की हुकूमत चली गई। MRD की तहरीक स्टार्ट हुई, उसको कोई ऐसी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हुई। IJI बनाई गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में आई, उसके बाद दोबारा सारा 90 का दहाई का सारा सिलसिला चलता रहा। जनरल मुशर्रफ साहब आ गए, फिर एक ARD बन गई भी, साहबजादा याकूब माजरत मैं नाम भूल गया। पॉइंट इस के ये अपोजिशन की जितनी पाकिस्तान के अंदर तहरीक चलती रही हैं या चला है, उनको कभी भी कोई ऐसी कामयाबी हासिल नहीं कि उन्होंने हुकूमत वक्त को गिरा दिया हो। कुछ और फैक्टर्स बीच में यकीनन आ जाते हैं, जैसे PNA की तहरीक थी, उस वक्त चली, भुट्टो साहब को मजबूर कर दिया, लेकिन फ़ायदा कोई और उठा गया। या जैसे अभी पंजोता साहब कह रहे थे कि अगर आपने तहरीक अदम एतमाद लेके आनी है, वो भी आज तक कोई ऐसी कामयाब नहीं हुई पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में। अगर कोई हुई है तो मुझे उसका कोई आप सबूत लेके आएँ। पॉइंट इस के अपोजिशन जो इस वक्त ये बात कर रही है, अगर अददी अक्सरियत उनके पास होती तो आज नहीं, मेरे ख्याल में पहले ही महीने हुकूमत को वो गिरा चुके होते। और अब अगर आप वो कहते हैं हमें सिग्नल्स नहीं मिले थे ना पहले, हमारा ये इरादा नहीं था, हम ऐसा चाहते नहीं थे। अब हमें ग्रीन सिग्नल नवाज शरीफ साहब से मिला और अब हम एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान ने मईशत को डबो दिया, एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान जो इंतकामी कार्रवाई करता है, एक तरफ आप कहते हैं जी कि इन्होंने फंडामेंटलिस्ट से, एक्सट्रीमिस्ट से हाथ मिला लिया, एक तरफ आप कहते हैं कि जी वो मुल्क की सालमियत का सौदा हो रहा है। मतलब जब इतने संगीन इल्जामात आप लगा रहे हैं, और आज से नहीं लगा रहे, इलेक्शन से पहले से लगा रहे हैं, तो आपको तो एक सेकंड हुकूमत को चलने नहीं देना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। अगरचे इमरान खान की हुकूमत जो है वो इत्तेहादियों के सहारे खड़ी है, लेकिन ये भी बावजूद इसके कि वो पहली दफा गवर्नमेंट में आए हैं, बावजूद इसके कि दे आर पोल्स अपार्ट आइडियोलॉजिकली, या उनके अपने ग्रीवेंसेस हैं पंजाब में चौधरियों के साथ या सिंध में या बाकी में, और अब अगर विद इन द पार्टी ये बात हो रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने 3 साल चलाया है। और 3 साल चलाने के बाद फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये ठीक फैसला था नहीं था, लेकिन उन्होंने जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हमेशा बोरिंग होते हैं क्योंकि पब्लिक आई में नहीं आते ना। ये कोई मेट्रो बस नहीं बन रही, कोई फ्लाईओवर नहीं बन रहा, कोई मोटरवे नहीं बन रही कि जिसको लोग देखें ये देखें जी ये काम इतना जबरदस्त कर दिया है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हिडन है, पता नहीं FBR के अंदर हमें भी इसकी उतनी मालूमात नहीं होगी, तो एक आम आदमी जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास है, उसको क्या पता चलेगा जिसकी एक्सेस नहीं है कि भाई ये रिफॉर्म्स क्या हो रहे हैं, उनका बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि बेनिफिट नजर नहीं आता। इट्स नॉट समथिंग फिजिकल। सो उन्होंने हुकूमत ने ये मुश्किल काम किए हैं, और अगर ये मुश्किल काम सही सिमत में गए और मुकम्मल हो गए, सो मेरे ख्याल में फिर अगर कोई भी हुकूमत आती है, तहरीक इंसाफ के अलावा अगर कोई हुकूमत आती है, उनको ये फ़ायदा होगा। सो मेरे ख्याल में एक तरह से क्रेडिट भी डिजर्व करते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आके मेरे ख्याल में अपने लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा की हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, मार्च में आपको लगता है जिस मार्च की बात हो रही है या जिसके हवाले से बहुत सारी चाबगोइयाँ भी हो रही हैं कि अलायंस भी शायद मजबूत हो रहा है PDM का, और पीपल्स पार्टी भी बाहर निकलने का सोच रही है, कोई प्रेशर बन पाएगा? ये वाकई कोई परेशान कुन सूरत हाल होगी गवर्नमेंट के लिए? आपस में इनका इत्तेहाद भी चल पाएगा आगे? देखिए जी, बड़ी ना बेसलेस से तज्जिए होते हैं इनके।
हमारे जो ऑपोजिशन के हैं, क्योंकि ऑपोजिशन खुद सिग्नल्स की पैदावार है और इन्होंने सारी जिंदगी लिए सिग्नल्स हैं। और सिग्नल भी देखें तब आता होता है जब कहीं से सिग्नल का कोई सिस्टम हो। अगर आपके पास कोई चीज है ही नहीं इस काबिल, तो आपको सिग्नल किसी ने क्यों देना है? और जिन सिग्नल्स की बात कर रहे हैं उन्हीं सिग्नल्स के थ्रू ये सारी जिंदगी पावर में आए हैं। वो सिग्नल्स रेलेवेंट हैं या नहीं है, बट इनका वो सिग्नल्स के बारे में बात करना नहीं बनता, बिकॉज एट द मोमेंट इनकी सारी की सारी सियासत एटलीस्ट टीवी पर तो एंटी सिग्नल है, लेकिन अंदर से दिल का ये कोई ना कोई सिग्नल आए। सवाल ये कि सारी की सारी सियासत जो है ना वो नंबर गेम्स पे है। और मैं बड़ा खुल के कहता हूँ ना कि नेशनल टेलीविजन पे बैठे हुए कि किसी आदमी के जी फलाना कोई सीनियर आर्मी ऑफिसर रिटायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, तो फलाना हो जाएगा, इस तरह नहीं होता। ये सारी की सारी कैलकुलेशंस 27 फरवरी के मुताबिक इन्होंने की है कि मार्च में ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। और बड़े बड़े पढ़े लिखे आदमी जिनसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, वो बैठ के कह रहे हैं जी 27 फरवरी के बाद तो चीजें चेंज हो जाएंगी। क्यों चेंज हो जाएंगी? जस्ट बिकॉज 6 जनरल्स आर रिटायरिंग तो चीजें चेंज हो जाएंगी। पाकिस्तान में चीजें चेंज नहीं होती। और अगर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट या ऐसे इंस्टीट्यूशंस कोई रोल प्ले भी करते हैं तो वो वही प्ले कर सकते हैं जहां पर गवर्नमेंट पॉपुलर हो। अगर वो किसी को ना चाहे भी, जो कि इमरान खान साहब पहले दिन से कह रहे हैं कि आर्मी में तमाम लोग सेम पेज पर हैं एंड दे हैव टू बी ऑन द सेम पेज, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल कल का हमारा प्रोग्राम जब हम कर रहे थे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी थी, तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में सारे इकट्ठे बैठे थे। और नो डाउट इस बात को घुमा फिरा के करने से बड़ा बेहतर है कि हमारी पाकिस्तान आर्मी और हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है सारी, वो भी एक बड़ी इंटरनल और इंपॉर्टेंट कुव्वत है, उसी को सपोर्ट करेंगे ना जिसकी कोई ना कोई पब्लिक में सपोर्ट है। अब दूसरी साइड जो है वो हमारी गवर्नमेंट के रियलाइज करने वाली है कि जस्ट बिकॉज दे कंटिन्यू टू सपोर्ट यू, उसका मतलब ये नहीं कि आपकी हर दफा बचत हो सकती है। और उस सपोर्ट का मतलब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आपको टेलीफोन आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, नो नो नो, इट्स जस्ट अ जनरल सपोर्ट जो कि आपके साथ एसोसिएटेड है। आपको भी डिलीवर करना है, आपने भी कुछ काम करना है। अब ये नहीं करना कि सिर्फ बैठे बैठे आपने फलाना बुरा है, फलाना ये है, फलाना डिलीवर नहीं कर रहा, फलाना। आप खुद क्या कर रहे हैं? मार्च से आगे अब ये वाली सियासत होगी, और अगर ये वाली सियासत में फेल हुए तो इस मार्च का तो मुझे पता नहीं, खुदा ना खास्ता अगले मार्च में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो। ठीक है शहजाद, जो पब्लिक सपोर्ट है वो बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा किया बैरिस्टर साहब ने कि असल उसकी ज़रूरत है। इस वक्त ग्राफ आपको क्या नज़र आता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? जो ज़िमनी इलेक्शंस हुए उसमें हमने देखा कि नून लीग या अपोजिशन वगैरह जो है वो जिस तरह से जीते, उनको काफ़ी सपोर्ट मिली, काफ़ी हौसला मिला कि पब्लिक अभी हमारे साथ है। फिर KPK में लोकल बॉडीज़ के जो हुए उसमें भी खासी नाकामी हमें देखने में आई। अब मार्च में आगे जो नेक्स्ट फेज़ होगा KPK में, फिर पंजाब का होगा, तो वहाँ भी सिचुएशन बड़ी टफ लग रही है। मेरे ख्याल में हुकूमत ने जो फैसले किए हैं और ख़ास तौर पे सख्त फैसले जो अब कर रही है, ये पहले साल या पहले 2 सालों में ये मुकम्मल हो जाने चाहिए थे। क्योंकि आप मिड ऑफ योर टर्म या उसके बाद का जो टाइम होता है उसमें आपने डिलीवर करके लोगों को देना है, लोगों को जो है वो अपना गर्विदा बनाना है, दोबारा से अपने ग्राफ को उठाना है। आप एक पॉपुलैरिटी ग्राफ के जरिए इक्तदार में आए, फिर आपने जो फैसले करने हैं सख्त, उसकी वजह से आपका ग्राफ नीचे जाता है। अल्टीमेटली ये एक नेचुरल फिनोमेना है। उसके बाद आपने ऐसा टाइम चूज करना है कि अब हमने अपने ग्राफ को उठाना है। अब देखें, तहरीक इंसाफ ने एहतसाब का नारा लगाया, तहरीक इंसाफ ने इंसाफ की बात की, उसकी बुनियाद पर आप आए, लेकिन अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें, ये 2 वादे काफ़ी नहीं होंगे अगले इलेक्शन में। और लोगों को क्या चाहिए? सबसे बड़ी जो आपकी पॉलिटिकल सपोर्ट आती है किसी भी सियासी जमात को, अगर वो नौकरियां लोगों को देती है, कि आप एक शख्स को नौकरी देते हैं, आप एक खानदान के रोजगार का बंदोबस्त करते हैं, तो आप देखें वो वहां से आपका ग्राफ उठता है। साथ आपने जो डेवलपमेंट वर्क करने हैं जिसमें काम है बहुत सारे, आपने गैस की कनेक्शंस हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलाके की तामीर तरक्की है। लेकिन अब आपके लिए मसला क्या है कि आप अंडर IMF प्रोग्राम है, आपने PSDP का साइज जो है वो कट करना है, यानी कि आपके पास इस साल के मुकाबले में अगले साल कम पैसे होंगे कि आपने डेवलपमेंट एक्टिविटीज करनी है। और वही बहुत इंपॉर्टेंट, और वो आप जब नहीं कर पाएंगे और तो आपको इसी तरह की आवाजें कौमी असेंबली से आना शुरू हो जाएंगी, पार्टी के अंदर से आना शुरू हो जाएंगी। तो ये मेरे ख्याल में बड़ा एक टफ टाइम है। अब मुझे नहीं पता कि एक तो खान साहब की क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, उसके ज़रिए वो किस तरीके से अपनी जो पॉपुलर वोट बेस है उसको भी इंटैक्ट रखते हैं और अपने साथियों को भी साथ रखते हैं। क्योंकि तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक तो है ही है, लेकिन जो लोग साथ आए हैं वो भी वोट लेते हैं। सो अगर वो आपके साथ नहीं हुए तो वो आपको शायद वो खुद तो ना जीत पाए, लेकिन आपको हरवाने में वो काम जो है कोई किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये चीज भी मेरे ख्याल में बड़ी चैलेंजिंग है। बिल्कुल बैरिस्टर साहब, कोई लेसन लर्न किया गवर्नमेंट ने? ये जो पिछले सारे हालात रहे KPK के जो लोकल बॉडीज या उससे पहले जो ज़िमनी इलेक्शंस होते रहे, हमें वो अलायंस नजर नहीं आया। इत्तेहादियों में भी और PTI के जो अपने अरकान हैं, बहुत सारी आवाजें आती रहीं कि बहुत इख्तिलाफात हैं, तो कुछ लर्निंग हुई? मेरा ख्याल जी लर्निंग का टाइम तो अब गुजर गया।
अब तो लर्नर्स ड्राइवर लाइसेंस का टाइम गुजर गया, अब तो आपके एक्चुअल ड्राइविंग का टाइम है। और जैसे शहजाद साहब ने पहले बात की है कि ये काम पहले 1-2 साल में डिफिकल्ट फैसले किए जाते हैं, एंड देन आखिरी साल के लिए आपने हमेशा डेवलपमेंट बजट्स, डेवलपमेंट के काम, मेट्रो टाइप प्रोजेक्ट्स, इस टाइप की चीजें करनी होती है जो कि अवाम को ग्राउंड पे खड़े हुए नजर आए। हमारी अवाम जो है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से ही कह रहे नहीं, उनको समझ आती आइन में क्या तब्दीली आई, FPR में क्या तब्दीली आई, ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, ये तो मेरे और आम जैसे आम बंदी को नहीं पता, अच्छे वाले हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें नहीं पता। तो ये तो बड़ा सा लेवल आदमी समझा सकते हैं। तो हमारे जैसे लोगों के लिए जो आखिरी 2 साल थे, इनमें तेल सस्ता होना चाहिए था, आटा सस्ता होना चाहिए था, बिजली पानी गैस की रेट्स कम होने चाहिए थे। इन चीजों का जब इम्पैक्ट आना था तो मैंने ऑटोमेटिकली कहना था जी वाह मजा आ गया। अब सुबह जब हम जाके पेट्रोल स्टेशन से पेट्रोल डलवाते हैं और हमें पता लग रहा है 5 रुपए लीटर और बढ़ गया है, तो वो कहते हैं ना किस मुंह से जाओगे गालिब, कि मैं किस हिसाब से जाके कहूँ कि मैंने इनको वोट दिया। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। और नाज़रीन, ये आम चीज़ है कि आम आदमी जो है, लेमैन की सोच जो है वो आपकी इकोनॉमी की उसको नहीं मालूम होता। उसको सिर्फ ये चाहिए कि उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो आसान हो, वो आसान तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसके इस्तेमाल में जो चीज़ें आती हैं वो उसको सस्ती मिले, महंगाई ना हो। सिर्फ उसकी सोच ये है और ये इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज भी है। नाहिद चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।